वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रही थी डॉक्टर शाहिदा वजारत हमारे साथ मौजूद है। उनकी किताब भी बड़ी मशहूर हुई भी है, उसके अंदर काफी सारे सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। डॉक्टर शाहिदा, बिफोर आई थ्रो इट टू यू, सिंध आबादकार बोर्ड ने भी एक दो दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 32 अरब डॉलर, 32 बिलियन डॉलर्स के हमने फूड आइटम्स इंपोर्ट किए हैं। अगर यही पैसे पाकिस्तान में लग जाते और इन्वेस्ट हो जाते, हम अगले 25-30 सालों के लिए फूड सेफ और फूड सिक्योर हो जाते, बट सैडली हम वो नहीं कर सके। प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई इंटरप्टेड यू बिफोर। जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने 2019-20 के बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस मैनेज करके दिखाया इस किताब में। और मैंने इसमें यही हमने कहा है कि ये जो तय्युशात हैं खाने पीने की, और ये अगर हम इनको इंपोर्ट करना बंद कर दें तो हम 3.15 बिलियन डॉलर्स बचा सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तेल है, गैस है, और हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं। गंदम इसमें फ़िलहाल शामिल नहीं है, मगर हम और जैसे गैस और ऑयल और एडिबल ऑयल, इनके हम करते हैं 10.5 बिलियन डॉलर्स का 19-20 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उसमें स्टेटिस्टिक्स में। तो मैंने उसमें ये सजेस्ट किया है कि बजाय इसके कि अगर हम इसको डॉलर्स में उसको अदा करें, हमें बहुत से मुल्क ऑफर कर रहे हैं कि आप हमसे ये बार्टर पे ले लें या लोकल करेंसी में ले लें। अगर हम इसको लोकल करेंसी में ले लें तो हम 19-20 की बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 10.5 बिलियन डॉलर्स ये बचा सकते हैं। तो 10.5 बिलियन ये और 3.15 बिलियन वो जो खाने पीने की अशिया की, तो ये कोई 14 बिलियन डॉलर्स ये बच सकते हैं। आमीन आमीन। और आप देखिए कि आजकल ये हालात हैं कि सऊदी अरेबिया को देखिए। सऊदी अरब जो है एक मुल्क ऐसा जंग के बाद बना था जिसको मगरबी मुल्कों ने उसको बना के खड़ा किया एक उसके तौर पे, बादशाहत के तौर पे। और आज सऊदी अरब जो है वो अपने मफादात के लिए प्रैग्मेटिक पॉलिसीज बना रहा है। उसने न्यू लिबरल पॉलिसीज को, वो कुछ नहीं, वो अपनी सिर्फ मफादात को देख रहा है। और उसने चाइना के साथ तेल का जो माहिदा किया है वो लोकल करेंसी में किया है। फिर रूस जो है वो ईरान के साथ बहुत अरसे से डॉक्टर शाहिदा, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा क्वेश्चन छोटा सा है, मुझे इसका ब्रीफ आंसर चाहिए। हम ईरान से ऑफिशियल ताल्लुकात रख के उनसे बिजली खरीदते हैं, बलूचिस्तान, आधे बलूचिस्तान को ईरान से बिजली आती है, लेकिन हम ऑफिशियली उनसे पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं। स्मगल होकर पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है। जो ऑफिशियल नंबर्स हैं 300-400 अरब का तेल ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक स्मगल होता है, अनऑफिशियली ये डबल से ज्यादा होगा। मेरा सवाल यह, हम ऑफिशियली बिजली खरीद सकते हैं, पेट्रोल खरीदते हुए जान जाती है, कराची से 2 घंटा दूर हब में हर किसी को मिल जाता है आराम से, क्यों? जी देखिए, ईरान ने हमें 90 की दिहाई में भी ऑफर किया था, जब हम पे प्रेसलेस सैंक्शंस लगी हुई थी। ईरान ने कहा था कि आप हमें डॉलर्स में मत दीजिए, हम आपको तेल देंगे, ऑयल देंगे, एंड वी डोंट वांट डॉलर्स। उस वक्त भी हमारे यहाँ इसी किस्म का क्राइसिस हुआ था। उन्होंने कहा कि आप हमें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बना के दे दें। तो ये एक बहुत ही आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जब आप IMF के पास जाते हैं, डॉलर्स लेते हैं, तो उससे आपकी मईशत में IMF बहुत रिसेशन लेके आता है। क्योंकि वो एक तरफ तो डिवैल्यूएशन होता है, दूसरी तरफ लेंडिंग रेट बढ़वाते हैं, तो उसकी वजह से मईशत में रिसेशन आता है। तो इसके बजाय जो ईरान ने ऑफर किया था उसमें हमारे इकोनॉमी में रिसेशन के बजाय एक्सपेंशन आना था, क्योंकि हम सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बनाते, उसकी वजह से हमारा आउटपुट ग्रोथ बढ़ती, हमारी मुलाजमतें मुहैया होती, तो गुर्बत कम होती, और साथ साथ हमें डॉलर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं नीपा जाती थी उस ज़माने में लेक्चर्स देने, तो नीपा ने कुछ ब्यूरोक्रेट्स आए थे ईरान से। उन्होंने कहा कि हम लोग ईरान गए थे और ईरान ने हमें ये ऑफर दी थी कि हम आपको ये तेल देंगे बगैर डॉलर्स के, और आप हमें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बना के दें। उन्होंने कहा, उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी बाय द वे। तो उन ब्यूरोक्रेट्स ने मुझे बताया कि उनको गवर्नमेंट ने ये बता के भेजा था ईरान कि ईरान बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स भेजेगा, मगर आप उन ऑफर्स को एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, क्योंकि हमें वॉशिंगटन से इजाजत नहीं मिलेगी कि हम अब ऐसे कोई काम करें जो पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक हो। इसको करने की हमें अमेरिका से इजाजत नहीं मिलेगी। तो वही वजह है, वेक अप पाकिस्तान। हमें अपने मफादात को, मईशत को बचाने के लिए तेल ईरान से लेने की इजाजत नहीं है, मगर हम अपनी मईशत को बेशक मेल्ट डाउन कर दें,
वो सबको, गवर्नमेंट को भी मंजूर है, अमेरिका को भी मंजूर है, मगर कोई ऐसा इकदाम जिससे पाकिस्तान की मईशत को मेल्ट डाउन होने से बचाया जा सके, वो किसी को काबिल कबूल नहीं है। ना हमारी हुकूमतों को, सारी हुकूमतों को मैं इसमें शामिल करना चाहूँगी जो भी अब तक पाकिस्तान में पार्टीज हुकूमत में आई हैं, और ना अमेरिका को और ना किसी को ये काबिल कबूल है। सिर्फ ये काबिल कबूल है कि पाकिस्तान के गरीब लोग रोटी को भी तरसते रहें और पाकिस्तान की मईशत बेशक मेल्ट डाउन हो जाए, मगर उसको बचाने के लिए आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे पाकिस्तान के मफादात को फरोग दिया जाए, और जिसमें शामिल है ईरान से तेल खरीदना। हकीकत तो यह है डॉक्टर शाहिदा, तेहरान में बनने वाली लस्सी भी प्लास्टिक की बोतल में पैक होकर कराची में बिकती है, लेकिन हम उसे ऑफिशियली नहीं ले सकते। स्मगल होके आ जाए, ओपनली बिके, कोई पूछने वाला नहीं। खैर, मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। बैंकिंग चैनल्स भी इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रहे ना बिटवीन ईरान एंड आउटसाइड ईरान। सर, चाइना ने हमें कहा था कि आपके कचरे से हम बिजली बना के देते हैं, हमने उनको मना कर दिया। आज वो कचरा आपके शहरों में जलाया जाता है, अक्यूमुलेट हो चुका है, लेकिन आपने चाइना को बिजली बनाने नहीं दी थी। सैडली इस शहर में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ BOT तो कचरे पे शिकायत सारी सियासत होती है, आपको भी पता है, पानी के ऊपर सारी सर, इस एयर पोल्यूशन से 1,28,000 आदमी सालाना मर रहा है, लेकिन हमने चाइना को बिजली नहीं बनाने दी कचरे से। खैर, मैं वेलकम कर रहा हूं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब को, इकोनॉमिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर IMF दोस्त है, दुश्मन है? 22 एंगेजमेंट्स पहले हो चुकी हैं, 23rd एंगेजमेंट चल रही है। हमारे पॉलिसी मेकर्स हमेशा उनको धोखा देते आए हैं, हमेशा जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। डॉक्टर हमें जो प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयां लिख के देता है हम वो नहीं खाते हैं। हम चाहते हैं कि अलादीन का चिराग हमारे हाथ में आ जाए, जिसको हम रगड़ें तो एक जिन निकले और हम उसको बोले हमारे सारे मसले हल कर दो और हमें कोई तकलीफ ना हो। क्या ये मुमकिन है? इज देयर अ प्लान बी, सर? Bismillahirrahmanirrahim. I'm happy to be on your program for the first time. Thank you for inviting me. देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हमने कभी भी पाकिस्तान ने 22 या 23 प्रोग्राम नहीं किए। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में 22 या 23 प्रोग्राम एंटर जरूर किए हैं, पर वो भी रिफॉर्म्स जो उनका मेन्यू तय हुआ वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सका। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 2013-16 का प्रोग्राम था। यही वजीर खजाना थे, मैंने ये प्रोग्राम उनके लिए एंकर किया था, मैं उस कोर टीम का में शामिल था, इसलिए मुझे बहुत बाखूबी मालूम है कि पहले कभी भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। हम अब ये प्रोग्राम अल्लाह करे कि कंप्लीट करे, और उसके बगैर कोई चारा नहीं। नंबर 2, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये कहलाता है रेसिपिएंट कंट्री का प्रोग्राम, और ये सपोर्टेड होता है एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द IMF में। नंबर 3, IMF के प्रोग्राम्स आपको ICU से निकालते हैं, पर आपके जो धड़कता हुआ दिल है उसकी सर्जरी नहीं करते, वो आपको मरहम पट्टी करके स्टेबलाइज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके इकोनॉमी को, प्राइसिंग चेंजेस करके, फिजिकल का खसारा कम करके और एक्सटर्नल को संभाल के। IMF के पास सारी दुनिया के ममालिक जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, डेवलप्ड भी जाते हैं और डेवलपिंग भी जाते हैं। आपका जो करीबी मुल्क है बांग्लादेश, वो इस वक्त चैलेंज में है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। पाकिस्तान तो क्राइसिस में है ना, और वो चैलेंज भी मैं नहीं समझता। $34 अरब के रिजर्व पे खड़ा है, $4.7 अरब की फैसिलिटी IMF से ले ली है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में रहना चाहिए, बट ओनर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी आप पर है। IMF आपको एक ब्रीदर दे देगा, उस ब्रीदर के अलावा करंटली कोई चारा नहीं है। $3 अरब के जखायर हैं, ब्लीडिंग करंट अकाउंट है, ब्लीडिंग फिजिकल अकाउंट है। आप कर क्या सकते हैं? मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक। आप IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट कीजिए, आप इसके साथ साथ अगला प्रोग्राम भी आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई कहानी आपको दे तो इट विल नॉट बी करेक्ट, इसलिए लेना पड़ेगा कि $25 अरब हर साल की रिक्वायरमेंट है डेट पेमेंट की, ये पूरी नहीं होगी। आपको इसके साथ साथ अपना बजट को रिपेयर करते हुए आपको डेट रीप्रोफाइलिंग ऑफ पाकिस्तान पे काम करना पड़ेगा, और वो भी काम आप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF कर सकते हैं। बट ये बात तो सिर्फ सर्वाइवल की है। अब असल बात की तरफ आइए कि आपका मसला क्या है। ये है आपका एक शॉर्ट टर्म चैलेंज। पाकिस्तान का कलीदी मसला यह है कि आप अपने कलीदी मसाइल को कभी हल ही नहीं करना चाहते, और वो क्या है? आपका सबसे बड़ा कलीदी मसला यह है, ठीक कह रही थी पहले जो बात कर रही थी डॉक्टर साहिबा, कि पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत तबाह हो चुकी है। अब ये आप कहेंगे मैं इतना बड़ा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं?
इसलिए कर रहा हूं कि कॉटन पाकिस्तान में इस वक्त जो उगती है वो 1.7 टन पर हेक्टेयर उगती है। जिन ममालिक से दोस्ती करना चाहते हैं, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, वो 9 या 9.5 टन पर हेक्टेयर उगाते हैं। मेज 20% है हमारी यील्ड कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट, राइस 23% है, वीट 28% है। आप कैसे सेल्फ सफिशिएंट होंगे? और शुगर केन 56% है। यहां से मुल्क का रिपेयर शुरू होगा, आप जिस दिन भी करना चाहें। और यहां पर नंबर सर दो, 32 बिलियन डॉलर के फूड इंपोर्ट्स भी हैं। करेक्ट। आप क्यों करते हैं फूड इंपोर्ट? क्योंकि एडिबल ऑयल भी नहीं बना सके, दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट सेक्टर है, और वो है एनर्जी सेक्टर, जो 20 से 28 अरब डॉलर की पेट्रोलियम एंड एनर्जी की इंपोर्ट हो रही है। उसको ठीक कीजिए। आपने कभी किसी अपने मुलाजिम को या किसी अमीर दोस्त को ये कहते सुना है कि यार मोबाइल फोन का बिल बहुत ज्यादा आया, या मेरा टेलीफोन का बिल बहुत ज्यादा आया, या मेरा इंटरनेट का बिल ज्यादा आया? नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना कि आपने उसको प्राइवेटाइज किया, कमर्शियलाइज किया, कॉर्पोरेटाइज किया और चलाने दिया प्राइवेट सेक्टर को वो चीज। डिस्को कभी आपने छोड़े नहीं, जेनकोस कभी छोड़े नहीं, हाइडल कभी छोड़ी नहीं। इसलिए उसका हाल देख लें, और जो प्राइवेट सेक्टर में रन हो रहा है उसका हाल देख लें। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी बड़ा आसान जवाब है, और मैं लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पाकिस्तान को ये सब करने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा, ये क्यों नहीं होता? देखिए, इसके भी लेवल्स हैं जिनको समझना पड़ेगा कि गवर्नेंस किस जगह पर आपको करेक्ट करनी है। सबसे पहला पाकिस्तान का रिफॉर्म जो है वो कॉम्पिटेंस रिफॉर्म है। पाकिस्तान का नर्वस सिस्टम इज ब्रोकन टू डिलीवर ऑन ऑल दीज थिंग्स दैट यू वांट टू डिलीवर। मैं और आप डिफर कर सकते हैं कुछ चीजों पर कलीदी मसाइल वहीं खड़े रहेंगे। उस नर्वस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए ये कहना कि बहुत बड़ा कोई पाकिस्तान में रिफॉर्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जितनी कलीदी आपकी फेडरल मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें एक कोर कॉम्पिटेंस लेवल बिल्ड कीजिए। हमने लास्ट आईएमएफ का प्रोग्राम जब मैं एंकर कर रहा था तो इसी तरह चलाया था। हम MEFP लिखा करते थे, हम पाकिस्तान का प्रोग्राम रखा करते थे। सो इन्वॉल्व सम टेक्निकल पीपल टू कॉम्प्लीमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दैट इज देयर। सर, इस वक्त कौन इन्वॉल्व हुआ हुआ है? आपको लगता है कि इस वक्त टेक्निकल लोग नहीं इन्वॉल्व हुए हुए, और फिर कौन है सर ये लोग? आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो पिछले 2 दहाइयों से टेक्निकली साउंड चल रहा है? नहीं। इसका तो आसान जवाब है आपके पास जी। अगर साउंड पॉलिसी मेकिंग पे चल रहा है, अगर साउंड कॉर्पोरेटाइजेशन पे चल रहा है, तो जवाब यह है कि बिल्कुल कॉम्पिटेंट लोग हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं चल रहा, तो फिर इसका जवाब आपके सामने है। अगर आपका बजट का खसारा 8% ऑफ GDP है, 8%, 5-5 हजार अरब बोरो करके अगर आप बजट चला रहे हैं, और पेंशन का बिल 500 अरब पे है, तो आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या हम कलीदी मसाइल हल कर पाए हैं। मैं आपके सामने ये रखूंगा कि हम कलीदी मसाइल नहीं हल कर पाए। पाकिस्तान का कलीदी मसला कॉम्पिटेंस है, पाकिस्तान का ब्रोकन नर्वस सिस्टम है। इसको समझिए। जब तक इसको तय नहीं करेंगे तो आपके जो बाकी मसाइल हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो हल नहीं होंगे। एक सही लेवल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर ये बिल्ड करना है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट। उन सब से लीजिए ताकि वो आकर इसको हल कर सकें। सिविल सर्विसेज में भी ये सख्त पैदा कीजिए, और जो झैली अदारे हैं उसमें भी कीजिए, और प्राइवेट सेक्टर को पनपने के लिए और कंपेटिटिव होने का मौका दीजिए। ये है एक पाकिस्तान का आर्किटेक्चर जो आपने बनाना है। आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर खाकान, आप जो कह रहे हैं मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, पर सैडली वो नीयत, वो विल, वो इरादा सियासी जमातों में पहले तो नहीं था, लेकिन IMF के दबाव के बाद पैदा हो गया है सैडली। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। मैम आपसे जवाब लूंगा। एडवर्टाइजमेंट ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, आपसे इसका जवाब लूंगा मैम। वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान अगेन। प्लीज वेकअप पाकिस्तान में हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। ब्रेक से पहले डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और अल्लाह करे कि हमारे वो विल नजर आए सियासतदानों में
कि सही पॉलिसी मेकिंग हो, कॉम्पिटेंस की वो बात कर रहे थे, ब्रोकन नर्वस सिस्टम की उन्होंने बात की, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने, जो रूट कॉज है, जो सबसे बड़ा मसला है, उसका कोई हल ही नहीं करना चाहता। डॉक्टर शाहिदा, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आप कुछ कहना चाह रही थी उस वक्त। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान का नर्वस सिस्टम भी और पाकिस्तान का पूरा निज़ाम बहुत सही चल रहा था जब तक हम आईएमएफ के पास नहीं गए थे। मतलब जब हम इतने ज़्यादा आईएमएफ से कर्जे नहीं लेते थे, वो 80 की दहाई तक था, और जब तक पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल मुल्क था, इसका नर्वस सिस्टम भी सही था और इसके सारे सिस्टम सही तरह काम कर रहे थे। किसने प्लान के तहत ये नर्वस सिस्टम और सारे सिस्टम खराब किए डॉक्टर साहिबा? देखिए, ये हुआ था कि 1988 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से नून लीग की गवर्नमेंट आई, फिर पीपल्स पार्टी की, ये बदल बदल के जब आए, तो 1988 से हमने आईएमएफ से बड़े पैमाने पे कर्जे लेना शुरू किए। और आपको मैं बताऊं कि 80 की दहाई जो थी, वो ये नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा था कि पाकिस्तान बहुत हाई रेट ऑफ ग्रोथ था, मगर एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ 80 की दहाई में 6.4% था पूरी दहाई के लिए। और 90 की दहाई में जब इन दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बहुत ज्यादा बोरिंग की आईएमएफ से, तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कम होके 4.1% हो गया, एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द 1990s। इसके साथ साथ चूंकि आईएमएफ का बहुत जोर होता है कि खर्चे कम करो, वो सिर्फ खर्चे कम करने को कहते हैं, मगर ये नहीं कहते हैं गैर जरूरी खर्चे कम करो। तो हुकूमतें सारे जो कटौती करती हैं वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान पे करती हैं। इसलिए 90 की दहाई में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना पावर सेक्टर पे, ना वाटर सेक्टर पे, और ना एजुकेशन और हेल्थ पे गवर्नमेंट। मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 70 की दहाई के बाद कोई डैम भी तो नहीं बना? जी, वही मैं कह रही हूँ, माशाल्लाह। वो भी नहीं बना, डैम्स भी नहीं बने, पावर सेक्टर में भी नहीं हुआ, और एजुकेशन और हेल्थ पे नहीं हुआ, और उसका हम खमियाजा ये भुगत रहे हैं आज। हर वक्त आईएमएफ की ये तलवार लटकी रहती है कि आप खर्चे कम करें, और हुकूमतें जो हैं वो अपनी अय्याशियां जारी रखती हैं, मगर आईएमएफ पे बहुत ताबेदारी से अमल करते हुए डेवलपमेंट को ख़त्म कर देती हैं। तो डेवलपमेंट क्राइसिस भी हुआ, ग्रोथ क्राइसिस हुआ, फिर उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस हुआ, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे कारखाने बंद हो गए। 5000 कारखाने 90 की दहाई में बंद हुए जब हमने आईएमएफ से कर्जे लेना शुरू किए, और 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। उसकी वजह से गुर्बत बहुत बढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस हुआ, तो फिर जराइम बहुत बढ़ गए। 90 की दहाई पहली दहाई थी जिसमें पाकिस्तान में किडनैपिंग फॉर रैंसम और कत्ल ये सब शुरू हो गया। 80 की दहाई तक हम एक बहुत पीसफुल मुल्क थे। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ, जब भी कोई हुकूमत डिफॉल्ट करने लगती थी तो उसको हटा दिया जाता था, और अगली हुकूमत आके पहला जुमला ये कहती थी कि हम कर्जों की अदायगी करते रहेंगे, बैरूनी कर्जों की। ये 90 की दहाई की बात मैं कर रही हूँ, अब भी बिल्कुल वही सूरत हाल है। मैम मुझे वो याद आ रहा है, वो जो कहते थे ना, पाकिस्तान आज भी नाजुक दौर से गुजर रहा है, और बचपन से ये लाइन सुन रहे हैं फिर भी गुजर रहा है। लेकिन मैम जी, एक बात मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे सिस्टम्स थे वो सब सही काम कर रहे थे जब तक हम आईएमएफ के पास नहीं गए। फिर अब हम फिर आईएमएफ के पास बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और फिर हमारा ग्रोथ रेट, हम ग्रोथ क्राइसिस हो रहा है, डेवलपमेंट क्राइसिस है, डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस है, गरीब लोग रोटी भी नहीं खा सकते। मैम और उसकी वजह से रिजल्ट यही है कि वो जो 400-500 खानदान है ना, बस उन्हीं की एक लाइफस्टाइल, उन्हीं की जिंदगी बेहतरीन होती गई, और बाकी सब गए भाड़ में। क्योंकि वो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फॉर नेशंस दैट डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हमने 90 की दहाई में भी आईएमएफ के पास जाके इतने कर्जे लिए, और उसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम और बाकी सिस्टम्स भी मफलूज हो गए। और आज भी अगर हम उनके पास जाएंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम 23वें प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम्स के पास के लिए भी बोरो करने जाएंगे आईएमएफ के पास, तो हम उन कर्जों की अदायगी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एट द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की है, और हमने देखा है डेट की, फॉरेन डेट्स की सस्टेनेबिलिटी देखी है, और हमारे कॉलीग्स ने ये उसके स्टडीज के ये वो उनके हैं फाइंडिंग्स हैं कि 2019 तक हमारे जो कर्जे थे वो जस्ट सस्टेनेबल थे, यानी कि अगर हम 19 तक जो कर्जे ले रहे थे उनकी हम अदायगी कर सकते थे।
मगर 19 के बाद से हमने अगर और मजीद कर्जे लिए तो हमारे फॉरेन डेट्स अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। फॉरेन डेट्स अनसस्टेनेबल का मतलब है कि अगर हमने कर्जे लिए बैरूनी तो हम उनकी अदायगी नहीं कर सकेंगे, डिफॉल्ट करेंगे। और मेरे ख्याल में हमें उसी तरफ ले जाया जा रहा है। राइट, लेकिन मैम आपकी पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं इस रिजल्ट पे पहुंच गया हूं कि ये एक सोची समझी मंसूबा बंदी और प्लान के तहत पाकिस्तान के साथ ये किया जा रहा है। बिल्कुल, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इत्तेफाक करती हूँ, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, और इसलिए हो रहा है कि आप देखिए, मेरी ये थ्योरी है, मैंने ये कहा है कि जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनको वापस कॉलोनियल दौर में, नौबादियाती दौर में ले जाया जा रहा है, जो नौबादियाती दौर 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद अल्लाह रहम करे। उसी तरफ ले जाया जा रहा है। डिस्कशन में शामिल करूं सलमान साहब को भी, आई एम सो सॉरी, मैं उनको भी शामिल करूं, नहीं तो वो भी IMF की तरह मुझसे नाराज हो जाएंगे और फिर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सलमान साहब ये बताइए, कॉम्पिटेंस का भी जिक्र हुआ जी, इस पे मैं देखिए सर, 200 से ऊपर स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर हजारों लाखों की तादाद में इनकॉम्पिटेंट, ना अहल लोग नौकरियां करते हैं, जिन्हें हम गोस्ट एम्प्लॉयज कहते हैं। वो हेल्थ में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं। ये वो इदारे हैं जो 200, 300, 400, 500 अरब का टीका हर साल हुकूमत को लगा रहे हैं। हम खामोश हैं, तो इनकॉम्पिटेंस तो हुई ना सलमान साहब। देखिए, इस इनकॉम्पिटेंस को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं। एक हो गया जो पब्लिक सेक्टर लाइबिलिटी बन गए, किसी वक्त में सियासी तौर पे भर्तियां हुई, अब दे आर नॉट एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट इनफ टू परफॉर्म द जॉब विच दे आर हायर्ड फॉर। पार्क देम असाइड। मुझे जो शदीद इख्तलाफ है जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे भी, और जो इस प्रोग्राम में लोग मौजूद हैं। देखिए, अगर आप एक प्रिविलेज्ड फैमिली से थे और आपके पेरेंट्स ने आपको ऑक्सफोर्ड से MIT से करवा दिया, लम्स से, IBA से पढ़वा दिया, इट डज नॉट गिव यू अ राइट टू डीमोटिवेट द रेस्ट। अग्रीड। कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं इस पर, जो टॉप 4 बिलियनियर्स हैं दुनिया के, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, दे वर नॉट कॉम्पिटेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आपको नहीं चाहिए प्रोफेसर, कॉम्पिटेंस नहीं चाहिए। आप अपने मुल्क की मिसाल ले लें, उबर आया, करीम आया, ये जो बाइक राइडर्स है जो फूड पैंडा लेके जाते हैं या दराज लेके जाते हैं, क्या ये कॉम्पिटेंट है? नहीं, ये स्ट्रीट स्मार्ट है, दे नो हाउ टू ऑपरेट स्मार्टफोन। लेबर इज कहते हैं प्रोडक्शन का एक फैक्टर है। देखिए, जो इस पर गाड़ियां चला रहे हैं ना वो लेकिन सर अगर आप किसी राइडर को आप पॉलिसी मेकर बना देंगे तो फिर सर मुंह काला ही होगा ना। पॉलिसी मेकर्स की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, उस जगह पे उस शऊर का इंसान वो जिस इनकॉम्पिटेंस का जिक्र कर रहे थे ना डॉक्टर खाकान साहब। देखिए, मैं तो मैसेज की बात, इस वक्त मैसेज की बात करते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर अगर लीडरशिप में इनकॉम्पिटेंस भी सलमान साहब तो मुल्क का हाल, उस पे तो बहस ही नहीं है ना कि अग्री करते हैं आप इनकॉम्पिटेंस है। देखिए, शदीद इनकॉम्पिटेंस है, और न सिर्फ सियासतदानों में है, ब्यूरोक्रेसी में भी है। ठीक है, क्या ऐसा CSS करके आपको पढ़ाया जाता है कि आप सेक्रेटरी रेलवे भी बन जाते हैं, सेक्रेटरी IT भी बन जाते हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी, हमें भी बता दें, वो साइंस दुनिया को भी बता दें? ऐसा नहीं है। मैंने सिंगापुर की मिसाल दी, वहाँ पे इस वक्त जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, दे आर फॉर्मर मल्टीनेशनल प्रोफेशनल्स। उनको वो पॉलिटिकल सिस्टम में लेके आए, वो आज पॉलिसीज बना रहे हैं। दे आर कॉम्पिटेंट एज वेल एज दे हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस। इस वक्त तो आप माजरत के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाना काफी नहीं है। इस वक्त जो मिनिस्टर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जी हाँ। और डिग्री हो जाना भी काफी नहीं है। एक्सपोजर, रेलेवेंट एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, ये बड़ा जरूरी है। तो उस पर तो कोई दो बहस नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, we need to provide alternate ways and means for the young population, for the youth of the country. In fact, हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये ओल्ड फैशन हो गया है। हमें सिर्फ एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है, हमें IT सिटीज़ की ज़रूरत है, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जहां अपने नौजवानों को हम ये बताएं कि किस तरह with one skill you can create an ecosystem, you can provide employment to the rest of the मुल्क में आज तक एक मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनाई, एक मेड इन पाकिस्तान मोबाइल नहीं बनाया। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सर अपने हाथ से आग लगाई है, तीली देके इंपोर्ट इकोनॉमी बना के। जापान ने एक आसान फॉर्मूला दे दिया कि आप CKD मंगवा लें, बाकी थोड़ी बहुत वेंडराइजेशन कर लें, तो हमारा वैल्यू ऐड तो किसी भी इंडस्ट्री में 30% से ऊपर गया ही नहीं। फार्मा, जो हम फार्मा कहते हैं, वो पैकेजिंग है मोस्टली। वो आज 40 कंपनियां फार्मास्यूटिकल बंद हो रही हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, प्राइसिंग नहीं है, वो पैकेजिंग का नहीं है। सो क्वेश्चन इज कि ये तो जाना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी। इट विल टेक सम टाइम। व्हाट टू डू इन द मीनवाइल, बिकॉज देखिए इट टेक्स टाइम। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, आगे जाए, हम करें, कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ एनर्जी सेक्टर, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम एक कन्फ्यूजन का शिकार है इस वक्त भी।
$1.5 पर MMBTU हमें प्राइस पे की जाती है कंज्यूमर की, और उसकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है LNG की वो तकरीबन $14 पर MMBTU है। ये बंद करें ना, हम लोग सब्सिडाइज करें, टारगेटेड सब्सिडाइज करें, ये अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडाइज ना करें। फिर हमने कहा देखें 30% सिर्फ पाइप गैस के हमारे कंज्यूमर्स हैं, गरीबों का फ्यूल LPG है। LPG पहले लोकली प्रोड्यूस हो रहा था, हमने वो बंद कर दिया, हम इंपोर्ट पे चले गए। सुई गैस खुद भी बना रहे थे LPG, अब उन्होंने बंद कर दिया और दे हैव स्टार्टेड इंपोर्टिंग। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो हमारा चेंज ऑफ और शिफ्ट ऑफ पॉलिसी वही है, प्लान लग रहा है पाकिस्तान को तबाह करने वाला। लेकिन आज आपके पास डॉलर नहीं है, आप इंपोर्ट पे शिफ्ट हो गए, आपने काम नहीं किया। इसी तरह खान साहब की गवर्नमेंट में क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन पे कोई फोकस नहीं हुआ, लोकल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के ऊपर आप चले गए, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, नई डिस्कवरीज के पीछे। LNG आपने इंपोर्ट नहीं करी, दूसरा नया टर्मिनल तीसरा चौथा बनने नहीं दिया, आपने फैसिलिटेट नहीं किया। आज भी बाहर की कंपनीज हैं वो लेके अपना फाइनेंशियल क्लोज करके बैठी हैं, आप उनसे ये वादा नहीं कर रहे कि मैं आपको आगे पाइपलाइन में कैपेसिटी दूंगा या नहीं दूंगा। किस तरह एक बंदा LNG टर्मिनल लगा सकता है ना, आपने एक्सप्लोरेशन पे काम किया। तो कुछ लोगों चीजों को आज एग्री कर लें कि ये वो महकमे हैं, ये वो शोबे हैं जिसके ऊपर हम सियासत नहीं करेंगे, इसके ऊपर लेट्स हैव अ नेशनल, जैसा शहबाज साहब ने भी कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, 4 शोबों को खुदारा छोड़ दें। सर आपके सामने है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना कितना मुश्किल हो गया, कंसेंसस क्रिएट करना सर आज के दौर में, क्योंकि 13 जमातें एक तरफ हैं, एक जमात एक तरफ है, 13 जी इट इज डाउंटिंग था, इट्स वेरी डिफिकल्ट कंसीडरिंग द फैक्ट कि अब लॉ एंड ऑर्डर इन हालात में भी सर अगर आप इन सियासतदानों में कंसेंसस क्रिएट ना कर पाए तो मैं नहीं समझता तारीख में कभी भी कर पाए। नहीं, आई थिंक इस वक्त बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस वक्त कहीं ना कहीं हमें सीज फायर करना होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट यही कहते हैं कि सियासतदानों के पैसे ही पाकिस्तान ले आओ, पाकिस्तान संवर जाएगा। मेरे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आई लाइक टू ऐड हिम इन द डिस्कशन एज वेल। शाहिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपसे मैं जब भी बात करता हूं आप एम्बिशियस, ऑप्टिमिस्टिक और हमेशा अच्छी खबर सुनाते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, हम बच जाएंगे। अब भी आप यही कहते हैं। और सर एक और डिस्कशन में हमारे सवाल हो रहा था कि IMF दोस्त या दुश्मन, हम किसी दलदल में फंसे हुए हैं, क्या हम इस दलदल से निकलेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में पूरे अभी 11 महीने हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारा मसला जो है वो ये है कि हर आदमी अपने नुक्ता नज़र से इस्लाहात चाहता है। मैं तो जो पिछले 25 साल से देख रहा हूँ, मेरा अब भी ये ख्याल है कि IMF हमारा दुश्मन हो या ना हो, सबसे पहले हम अपने दुश्मन हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर इस वक्त आप सूरत हाल देख लीजिए। जो मौजूदा हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू किए IMF से, तो उन्होंने इस बात के शवाहिद हैं, मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि उन्होंने भी पिछली दोनों हुकूमतों की तरह IMF को वाज़े तौर पे बता दिया कि देखिए जनाब, ठीक है हमारी मईशत तबाह है, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि इन तीनों पार्टियों के मंशूर के मुताबिक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें, मईशत को दस्तावेजी बना दें, काले धन को सफ़ेद होने से रोकें और जो है काबीना का जो साइज है उसको कम करें, ये बात नहीं होगी और इससे अलावा आगे बात करें। लेकिन इसको IMF के खाते में खुदा के लिए ना डालें। IMF हमारा दुश्मन जरूर है, किसी और वो अमेरिका के इशारे पे चलता है। जब अमेरिका हमारे साथ हमदर्दाना था उन्होंने किया। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं साबित करूँ आपको क्या है, IMF के मुझसे जो मामला तय हुए हैं जरा उनको देख तो लें। वो ये कहते हैं कि जी पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता, उसको इस साल जून तक 855 अरब रुपए आप उसमें वसूल करें, जिसकी वजह से तबाही आएगी वो बिल्कुल सामने। अकबर। लेकिन मेरी गुजारिश सुन लें, हमने जून 2022 में जो बजट पास किया था, पार्लियामेंट ने पास किया था, मिफ्ता साहब ने दिया था, उसमें 750 अरब रुपए का भत्ता रखा गया था पेट्रोलियम लेवी के बंद में। लेकिन 6 महीने में 175 अरब हुए, यानी तकरीबन 180 अरब रुपए कम हो गए। तो वो ये कहते हैं भाई ये तो आपका बजट था, आप 180 अरब तो ये वसूल कर लें। लेकिन इस दौरान में एक मरबूत हिकमत अमली के तहत रुपए की कदर को जो 90 रुपए फी डॉलर गिराया गया है, महंगाई बढ़ी है, तो उसका भी तो कुछ इफेक्ट आएगा। तो आप 750 बजाय 855 अरब रुपए का कर लें, तो हम उनको क्या ब्लेम करें हैं? वो बिल्कुल हमें तबाह कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद तो 750 अरब का रख के उसको वसूल नहीं किया। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि आप GST को 17% कर दें। तो हमने उनके साथ मामला तय किए हुए रिकॉर्ड पर है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। हमने उनसे ये कहा था कि अगर टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ तो हम पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST लगाएंगे। अब वो हासिल नहीं हुआ, कम हुआ, चोरी आपने होने दी,
तो वो ये कहते हैं भाई जो आपने मामला तय किए हैं उसके मुताबिक 17% जीएसटी पेट्रोल की मसनूआत पे लगा दें, इसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। ये दूसरा मुआहदा हो गया। तीसरा ये था कि बजट खसारा हमने हदफ रखा था बजट में 4.9%, ये अब जा रहा है 7% से ऊपर, यानी 1500 अरब रुपए का इजाफी हो गए। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये तो आपका अपना बजट था, अगर ये आपने टैक्स चोरी होने दी, शाहाना अखराजात किए, तो कुछ भी करें आप, चाहे तरक्याती अखराजात में कटौती करें, चाहे आप आवाम पर टैक्सों का बोझ डालें, लेकिन इसको आपने ठीक करना है। तो अच्छा जी 18% जीएसटी कर देते हैं 17 के बजाय, और तरक्याती अखराजात जिससे रोजगार मिलता है उसको कम कर देते हैं। उन्होंने कहा जी आपकी मर्जी, हमने तो आपसे आदाफ हासिल करने हैं, अब आप चाहें तो अपने मंशूर के मुताबिक हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं या टैक्स चोरी रोकें, शाहाना अखराजात कम करें, वो आप नहीं करते, वो आपकी मर्जी। हम तो ये कह चाहते हैं कि आप हमारे साथ मामला तय कर ले, वो उन्होंने कर लिए। अब आप देखिए कि गर्दिशी कर्जे हम 2009 से उनसे कह रहे हैं कि इन गर्दिशी कर्जों को हम खत्म करेंगे, वो बढ़ते जा रहे हैं, 2500 अरब पे हो गए। अब वो ये कहते हैं भाई ये 2500 अरब को कैसे करेंगे, तो आप ऐसा करें, क्योंकि हर साल बढ़ रहे हैं, कि इसका एक मंसूबा दे दें और फिलहाल इसको कम करने के लिए बिजली और गैस के नर्ख बढ़ा दें, उन्होंने कह दिया। फिर डार साहब ने 1100 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी अभी पिछले उसको बिजली के नरखों में, उसकी बजट में प्रोविजन नहीं थी, तो वो कहते हैं कि अनटारगेटेड है, इसको आप रिवर्स कर दें, तो वो सब्सिडी रिवर्स हो गई। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप आज भी अगर काबीना का हजम बढ़ा रहे हैं, इससे वाज़ेह है कि आईएमएफ को इससे गज़ नहीं है कि आप कैसे करते हैं, आप उसको आईएमएफ के खाते में मत डालें। आप अगर ये करें कि रुपए की कदर जिस तरह 93 रुपए गिराई गई है, उसका इम्पैक्ट क्या मईशत पर नहीं आएगा, महंगाई पर नहीं आया कि 12.3 से 25 पर आ गई। तो ये सब एक मजबूत हिकमत अमली है, लेकिन सब लोग अपने अपने मुतालबात करते हैं। मैं अर्ज करूं, सनतकार बड़े अच्छे, उनको पाकिस्तान की तरक्की में किरदार है, बरामद कुनंदगान का भी किरदार है, सबका किरदार है, लेकिन अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप 3000 अरब रुपए एफबीआर कहता है हम टैक्सों की बदले कम वसूल कर रहे हैं, वो आप लेना नहीं चाहते। 40,000 अरब रुपए का काला धन है, वो आप ठीक नहीं करना चाहते। तो हम अपने दुश्मन कैसे बने शाहिद साहब? हम अपने दुश्मन इसलिए बने हैं कि हमने एक खास तबके को मराद दी अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए, और आईएमएफ के साथ गठजोड़ किया ताकि उनसे पैसे मिले, और अमेरिका से गठजोड़ किया ताकि उनकी मदद से। अच्छा, अब गरीब, अब अनारकी आएगी, गरीब क्या करेगा मुझे आप ये बता दें। लोअर क्लास जिसके पास अब कब्र में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, वो क्या करेगा? अनारकी आएगी, क्राइम बढ़ेगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से जो आप कह रहे हैं वो खतरा मौजूद है, लेकिन मैं अवाम के ऊपर भी एक जिम्मेदारी डालता हूँ, इसलिए कि जलसों में जाके 5 घंटे पहले जाके वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कभी उनको ये नहीं कहते कि भाई हम आपके जलसों में क्यों आए, आपने जो मेरे साथ मंशूर में वायदा किया है, आप तीनों पार्टियों ने उससे 100% इनराफ किया जहां अवाम का ताल्लुक है। तो जब अवाम के साथ इनराफ कर रहे हैं, आपका 24-25% हमारा अफराद-ए-ज़र है, भारत में 7% है, तो हमारे लोगों को नजर नहीं आ रहा हमारी जितनी रुपए की कदर गिरी है किसी और भारत में गिरी है, बांग्लादेश में गिरी है, नहीं गिरी है। तो इसका मतलब ये कि हमारी पॉलिसियां गलत हैं, ताकतवर तबकों को नवाजने की, अमेरिका को नवाजने की, आईएमएफ के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की, टैक्सों की चोरी होने देने की। एमनेस्टी का मैं आपको बता दूं, एमनेस्टी में हमने 900 अरब रुपए ले सकते हैं उन असासों से जिनकी तफसीर एफबीआर के पास है, हुकूमत के पास है, चोरी के पैसे के हैं, मुल्क के अंदर हैं, कानून मौजूद है, लेकिन नहीं करना चाहते। एफबीआर जब ये कहता है कि 3000 अरब रुपए टैक्सों के बाद में कम वसूल हो रहे हैं, तो वो लेने के बजाय आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी क्यों लगा रहे हैं? तो ये गठजोड़ है, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप आवाम को एजुकेट करें कि जनाब ये आपके साथ जुल्म हो रहा है। सियासतदानों को तो पता है कि वो पाकिस्तान के मफाद का सौदा कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी कर रहे हैं, तीनों पार्टियां भी कर रही हैं। तो अगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके इस मामले को टलाना चाहते हैं, हम इस साजिश का शिकार ना हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक एक सब पार्टियों को मजबूर करके कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बुला के उनका मंशूर दिखा के उनसे टैक्स और तवानाई के शोबे में हलफनामा लेके कानून साजी नहीं करते, उस वक्त तक बड़ी मुश्किलात बढ़ेंगी, आगे चल के खतरात बढ़ेंगे, जौहरी प्रोग्राम को खतरात बढ़ेंगे। आज तो सिर्फ मईशत के हैं, आवाम की तकलीफ है, सलामती को खतरात हैं, आगे उससे आगे जाने वाले हैं। तो इसलिए पहले एक हलफनामा उनसे दस्तखत कराएं, तीनों मजबूर किया जाए क्योंकि उनको मंशूर में है, फिर उसकी कानून साजी करें। फिर आखिरी काम ये करें कि जब भी इलेक्शन हो, इंतखाबी फॉर्म में जब एक पार्टी के टिकट पर लग रहा हूं, तो उसमें एक फॉर्म में एक हलफनामा हो कि मेरी पार्टी ने यह हलफ दिया है, मेरा भी ये हलफ है, अगर ये हम नहीं करते तो मेरी नशिस्त मनसूख, मेरी पार्टी की शाहिद साहब, एमएनए एमपीए सेनेटर बनने से पहले हलफ लिया जाता है, मिनिस्टर बनने से पहले हलफ लिया जाता है, गवर्नर प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हलफ लिया जाता है। क्या
उनकी पासदारी होती है? एक सवाल नहीं मोहतरम, मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहा कानून साजी करें। जब कानून सर, साजी कानून करेंगे की साजी के मैं तहत ही सुप्रीम तो कोर्ट सारे में लोग चले हलफ लेते हैं सर, फिर उसको पूरा नहीं उतरते हैं। IMF यही तो रोता है कि आप जो वादा करते हैं उसे पूरा नहीं उतरते हैं, वो वादा ही किया जो वफा हो नहीं जाए। है, अगर फिर खुदकशी कर लें, अगर यही करना है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि जनाब इन्होंने ये हलफ दिया, ये कानून बनाया गया था, अभी कानून भी बना लेना और उनके दस्तखत भी करा लें, और आमीन। वो ये कहें कि जी मेरी नशिस्त मंसूख हो जाएगी, उनसे हलफनामा ले लेना। अभी तक ये नहीं लिया राइट गया, सर। अभी हलफनामा लिया जाता है उनसे, ये ले मेरी नशिस्त मंसूख हो जाएगी, तो डॉक्टर फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊंगा, आप चले जाइए। राइट शाहिद साहब। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, अब मैं आपसे आखिर में सवाल पूछना चाहूँगा, हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में। अब कंसेंसस क्रिएट होगा क्या इन पॉलिटिशियंस में? डू यू थिंक कंसेंसस क्रिएट हो सकता है? और अवाम की जिम्मेदारी, क्योंकि वाजे हो गया है कि जब पॉलिटिशियंस फेल हो जाएं तो लोगों को अपने मुल्क की खातिर खुद उठना होगा, तो अवाम की जिम्मेदारी आपकी नज़र में क्या है डॉक्टर खाकान? देखिए, इन द शॉर्ट रन जो कंसेंसस चाहिए वो तो बड़ा क्लियर है। एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी साइन कीजिए, ये मैच्योर लोग हैं, मैंने इन तीनों हुकूमतों के साथ काम किया है, उनको एडवाइस किया है, ये मैच्योर लोग हैं, ये एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी साइन करें। इलेक्शन आज होना है, अक्टूबर में होना है, सो दैट एक फिजा चेंज हो जाए फ्रॉम एन अनसर्टन कंट्री गोइंग टू अ सर्टन कंट्री। नंबर दो, जो बात है, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत बात होती है। आई डोंट थिंक चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज अ पॉसिबिलिटी, बट व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी, जो हुकूमतों को आप लाते हैं वोट देकर, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वोट देकर लाते हैं उन हुकूमतों को, तो उनसे पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं। मैनिफेस्टो को अब ग्रैन्युलर लेवल पे देखना पड़ेगा, और क्या देखना पड़ेगा कि क्या वाकई वो इन अदारों को ठीक करना चाहते हैं, इन अदारों को बेचना चाहते हैं, इन अदारों से लोगों की भर्ती खत्म करना चाहते हैं, क्या वो ये सब काम करना चाहते हैं। ये प्रेशर जो है ये तो लोगों ने डालना है, बट ये याद रखिए कि ये नहीं हो सकता कि हम 55 लाख बर्थ्स करते चले जाएं और ये कहते चले जाएं कि हुकूमत बहुत बुरी है। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको अपना भी सोशल स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा पाकिस्तान में। आप मतलब 23 करोड़ अवाम है, अगले कुछ सालों में और बढ़ जाएगी। क्या ऐसे रिसोर्सेज पैदा किए जा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल पैदा किए जा सकते हैं। आप चाइना को अपना बेस्ट फ्रेंड तो कहते हैं, बट ये भी देखिए कि उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए। सो हुकूमतों पे बोझ डालना एक बात है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मैं आपके सामने वो चीजें रख रहा हूं। ये तो मैं तो इसका क्लियर हूं कि IMF का ये प्रोग्राम कीजिए, उनसे जो सपोर्ट ले सकते हैं लीजिए, पैसे लाइए, बट बाकी काम तो सारे आपने करने हैं। आपने सही रखा, SOEs को ठीक करना है आपने करना है, प्राइवेटाइज करना है आपने करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करना है आपने करना है। So you know, this is how the country has to be managed in the coming years. आमीन, आप अल्लाह करे कि ऐसा हो। डॉक्टर शाहिदा साहिबा, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगी, जो ऐड करना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही दौलतमंद मुल्क है, हमारे पास बहुत कुदरती वसाइल हैं और हमारे पास बहुत हमारी स्ट्रेटेजिक ऐसी लोकेशन है, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं अब तक जितने आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम कुदरती वसाइल को और हमारे जो लोकेशन है सबको, इसको इस्तेमाल किया अपने ज़ात के लिए। उन्होंने इनको बाहर मुल्कों को और बाहर मुल्कों की कंपनीज को औने पौने दे दिया, और उसके बजाय और फिर जब सब ये दे दिए, फिर हम भीख का प्याला लेके निकलते हैं। तो देखिए, ये इसको मैं कहती हूँ फाइनेंशियल मैडनेस, कि एक दौलतमंद इंसान है, अपना सब कुछ लुटा देता है, फिर भीख मांगता है। मैं ये कहती हूँ कि हमें चाहिए कि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं उनसे हम मार्केट रेट पे उनका सौदा करें, हम इस तरह नहीं करें कि औने पौने। क्योंकि आप देखिए कि दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन मुल्कों में भी कुदरती वसाइल हैं मगर वो उनको रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन अ कर्स। तो जिन मुल्कों में नेचुरल रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में तब्दील किया जाता है, वैल्यू एडिशन होती है, वहाँ कुदरती वसाइल जो हैं वो ब्लेसिंग बन के आते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि बजाय इसके कि हम अपने कुदरती वसाइल और मुल्कों को और कंपनियों को, फॉरेन कंपनीज को औने पौने बांटें, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इनको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में तब्दील करें, और फिर हमारे पास बहुत रेवेन्यूज जनरेट होंगे, और फिर हम उसको डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, डॉक्टर साहब। आई एम सो सॉरी। सलमान खान साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर। जी, देखिए, मिनरल्स में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटर है
उसको प्राइवेटाइज होने की ज़रूरत है। सर वो तो सारे रेगुलेटर को प्राइवेटाइज होने की जरूरत है। वजह यह है कि उनका काम नहीं है रेगुलेशन। जिस तरह से वो रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं वो हाईली इनकम्पेटिटिव हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर आ रहा होता है, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, लोकल इन्वेस्टर हो, दे लूज देयर इंटरेस्ट। पूरे पूरे पहाड़ काट के बाहर ले जाते हैं, खोलते भी नहीं कि देखें अंदर है क्या। अच्छा, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ कभी कभी इतने सख्त हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इसी शहर में एक पावर प्लांट है, अनफॉर्चुनेट मशीन में प्रॉब्लम आई, नहीं चल सका। अब उसमें जो टैरिफ में एक कुछ सेंट्स की इजाफे के बाद वो चल जाता, तो उस पर जिद है। वो पिछले 10 साल से ख़राब पड़ा है। वो 3 MGD पानी भी दे सकता था, बिजली भी दे सकता था, उस पर लड़ाई है। तो जिस पे लड़ाई करनी होती है उस पर करने की जो ज़रूरत है वहाँ करते नहीं है। FBR पे नहीं लड़ेंगे ये लोग, FBR में इंप्रूवमेंट लाओ, वो बात नहीं होगी। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि किस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ये, जैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए। के इलेक्ट्रिक अगर एक अच्छी प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल हो सकती है जस्ट बिकॉज कि वो प्राइवेटाइज हो गई, उसको बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वापदा क्यों नहीं हो सकता? या 13-14 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्यों नहीं हो सकती? पर्ची है ना सर, ना अहली है ना सर, हमारी अपनी कमजोरियां हैं। बड़ा इसके ऊपर काम किया कि आपने सुना भी होगा कि छोटी बहुत व्हीलिंग हो सकती है कि यहाँ से आपने पावर ली, वहाँ ले ली, उसमें इतने मसाइल हैं। आप यकीन करें कि अगर मेरी 3 फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री में सरप्लस पावर है और एक फैक्ट्री को पावर चाहिए, आई कैन नॉट यूज द ग्रिड। तो ग्रिड को, नेटवर्क को NTDC के इतना ज़्यादा मोनोपोलाइज कर दिया गया है कि आप सोच ही नहीं सकते। आज आप सिर्फ उसको भी ये कंपेटिटिव बना दें, दुआ दे दे पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत कुछ हो सकता है। ऑल इसकी विल और विश प्लस जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, जो लोग कैबिनेट में डिसीजंस ले रहे हैं, उनके या तो नीचे या उनके पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि मेरिट के ऊपर डिसीजन। प्रोग्राम के आखिर में मैं रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात, जिनके हम नौकर, इनके घर के हम नौकर, आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सामने आपके रख देता हूँ। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में अमल हो रहा है उससे वाज़ेह है नीयतों का फुकदान है, नीयतें साफ़ नहीं है, ना अहली है, इनकॉम्पिटेंसी है। पाकिस्तानी ही पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। इसीलिए हमने प्रोग्राम किया है वेकअप पाकिस्तान, प्लीज़ वेकअप। मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सलमान शाह साहब का, शाहिदा विजारत साहिबा का, मोहम्मद सलमान खान साहब का स्टूडियो में ज्वाइन किया, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब एंड डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हम IMF प्रोग्राम्स करते रहेंगे, आप हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तलहा जतोई को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। वेकअप।